हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी रह गई थी चार्जेस की, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर किया था। काफ़ी छोटी वीडियो थी और आगे अब स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो डेफिनेशन सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है कोई भी चार्ज, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे वो माइनस क्यू, कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ का वो वाला एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करता है या इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये इतना जो एरिया है, इस एरिया को ये अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। क्लियर। और ये एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। ये दोनों में आपको फर्क नजर पता होना चाहिए। जितना एरिया है उस एरिया की वैल्यू को तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आजकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन दोनों को एक ही टर्म के रूप में यूज में करने लगे हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, आपको यही लिखना है कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उस चार्ज को इंटरेक्ट करता है, या तो लिख तो इंटरेक्ट करता है, या लिख तो या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। क्लियर। इंग्लिश में बोलते हैं an area of a charge या the surrounding area of a charge in which if another charge comes then the second charge will either attracted or repelled by first charge. This area, this effective area will called as electric field. And how strong or how weak this area is, this capacity of the area is counted as electric field इंटेंसिटी। पक्का कर लो। ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या है। क्लियर है। अब एक चीज सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे टेस्ट करते हैं। देखो, ये मान लो कोई चार्ज 5 कूलम था, ठीक है। इस चार्ज के पास में अगर आप कोई 2 कूलम का चार्ज और लेके आओगे, क्लियर है, तो ये 2 कूलम वाले चार्ज को क्या करेगा, दूर भगाएगा। बट ये भी तो 2 कूलम है, भी क्या पता ये 5 नहीं है बट ये 2 तो है ना, ये इसके इफेक्ट को इधर करेगा। तो देखो 5 कूलम का इफेक्ट था, ये 2 कूलम का इफेक्ट है, ये इसने कम कर दिया, तो सिर्फ कितने कूलम का इफेक्ट रह गया। तो हमें सही से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही नहीं चल सकता। दोबारा सुनो मेरी बात को, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो। ये कोई चार्ज है 5 कूलम का, आपको ये पता लगाना है कि 5 कूलम के चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होती है चारों ओर, और किस डिस्टेंस तक जनरेट होती है। बात को समझे ना। आपको ये पता लगाना है कि कोई 5 कूलम का चार्ज है, उस 5 कूलम के चार्ज के चारों ओर कितना तेज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैदा होता है, जनरेट होता है, ये आपको पता करना है। ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज पड़ा था, आप इसको लेके गए। अब सुनो, ये 5 कूलम इसको इधर भेज देगा, ये भी 2 कूलम है, ये इसको इधर भेज देगा। नेट इफेक्ट कितने कूलम का रहा, 3 कूलम का। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितने कूलम के कारण आएगी, 3 कूलम के कारण। और आपको लाइफ में कभी पता ही नहीं चलेगा कि 5 कूलम चार्ज कितना पावरफुल होता है। ठीक है, आपको तो इतना पता चलेगा कि 3 कूलम चार्ज इतना पावरफुल होता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने एक नया चार्ज बनाया, उस चार्ज को उन्होंने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज।
चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज होता है, लगभग ऐसे मान लो 0.00000001 कूलम, काफी छोटा चार्ज, इतना छोटा चार्ज कि ये सिर्फ इस 5 कूलम का इफेक्ट है, इसको फील करे, खुद को इफेक्ट ना लगे। अब 2 कूलम वाला तो इसको खूब कम कर दे रहा था, कितने पे लाके छोड़ दे रहा था, 3 कूलम पे, बट ये बेचारा इसको कितने पे लाके छोड़ दे रहा है, 4.9999 ऐसा कुछ ना, ठीक है, तो लगभग 5 कूलम। तो आपको पता चल जाएगा कि 5 कूलम कितना पावरफुल होता है, बात को समझे ना। ठीक, तो कहने का मतलब आपसे पहले तो पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बता दोगे, क्या बता दोगे, कोई भी चार्ज है उसके चारों ओर का वो वाला एरिया जिसके अंदर कोई चार्ज है वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, बता दोगे पक्का। फिर उसके बाद आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज, दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए क्या चाहिए, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जो खुद कोई फोर्स नहीं लगाता, बस कोई दूसरा चार्ज उस पर फोर्स लगाए वो उसको फील कर देता है, और फील करके हमें बता देता है कि हाँ भाई ये चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके चारों ओर का एरिया है वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आई बात समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, आप सुनो आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मान लो कोई चार्ज है, कितना क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ तक है मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस एरिया के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने किया क्या, यहाँ पे मैं एक चार्ज लेके, पक्का समझे मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज लेके आया तो आप ये देखो स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज लेके आया, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर डिस्टेंस। तो ये दोनों, पहले तो मुझे ये बताओ आपस में कितना फोर्स लगाओगे, उस फोर्स को आप कैसे निकालोगे, आपके पास एक हथियार है कूलम, उससे निकाल लोगे, और कूलम जो आपको बता के जाएगा कि भी इसके ऊपर जो स्टूडेंट फोर्स होगा वो होगा के क्यू क्यू नॉट में, श्योर यही होगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है F/q, ठीक है, या इसको अगर डिफाइन करना चाहें, आपको पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे, द कूलम फोर्स एक्टेड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो, देखो डेफिनेशन को ढंग से समझो, मैं इधर लिख के समझाता हूँ। द कूलम फोर्स एक्टेड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज क्या, कूलम, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक। ओके, अब सुनो, देखो द कूलम फोर्स एक्टेड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी अगर टेस्ट चार्ज को यूनिट कर दें, 1 कर दें, तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर टेस्ट चार्ज को 1 ना करें तो, अगर टेस्ट चार्ज को 1 ना करें तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, F/में। तो ये तो लिखने का तरीका होता है, आप ये भी लिख सकते हो, द फोर्स एक्टेड बाय टेस्ट चार्ज ऑन ए चार्ज एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये तो एक चीज को आप कैसे बता सकते हो, 100 तरीके से आप कोई चीज को बता सकते हो, ठीक है। आप ये बोल सकते हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप ये बोल सकते हो हम आपसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ को 70 टाइप से कहने के तरीके होते हैं, बस आप ये ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है E = F/में, पक्का समझे। अब सुनो आगे,
कई बुक्स में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड टू 0 F अपॉन V। आप बोलोगे सर आपने ये बताया था, ये क्या चक्कर है? वैसे तो देखो आप 11th के पढ़ के आए हो तो आपको पता है ये क्या चक्कर है, ये लिमिट है, ठीक है। इसका मीन सिर्फ ये है कि टेस्ट चार्ज है वो हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? 0.0000, ठीक है। और भगवान करे कि वो 0 ही हो जाए, बट अगर 0 हो जाएगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 की तरफ होना चाहिए, यानी छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इसका मीन सिर्फ यही है कि टेस्ट चार्ज छोटे से छोटा हो और उस कंडीशन में E है वो F अपॉन में क्यों ना हो, तो वही आपका क्या होगा? वही आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? समझे मेरी बात को? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डायमेंशन वगैरह बता देता हूँ। देखो मेरा मकसद यही है कॉन्सेप्ट समझाना। यूनिट डायमेंशन मैं इतनी ध्यान देता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। बट टीचर को ये बताना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो देखो, E क्या था? E था F अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। तो यूनिट तो क्या हो जाएगी? देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज कौन सा भी हो उसकी यूनिट होती है कूलम। क्या लिख दिया? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना, और इसकी यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम की किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैं आपको और बताऊं, ये फॉर्मूला मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करवाऊंगा, बट अगर आपने मेरे से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है तो मैं आपको वही भी बता रहा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है? ED। रट लो भी है, हर जगह काम होगा, लग, ठीक है। पता नहीं ये चैप्टर कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है, आप याद रख लो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं करवाऊंगा इसको, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करवाऊंगा, ठीक है। वहां से बताऊंगा कि ये क्या था, ठीक है। बट एक बार आप याद रख लो कि जो पोटेंशियल है V है वो आपका क्या होता है? ED होता है। यहाँ से आपका जो E है वो क्या आ गया? V अपॉन में D, ठीक है। जो आपका V है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और D आपका क्या होता है? डिस्टेंस यानी मीटर। तो एक ये यूनिट भी होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। दो यूनिट है, एक तो न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। पक्का कर लो? तो ये दोनों आपको पता, शायद ये क्वेश्चन तो आ भी गया एक बार जी, कि न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है। कर दिया था वैसे सभी ने, बट आपको ध्यान होना चाहिए न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आगे बात करते हैं। मैं आपको डायमेंशन बता रहा था। हाँ, एक चीज और, CGS यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। डायल पर स्टेट कूलम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं पूछते, ठीक है। ये जो जितना बता रहा हूँ ना उतना याद रख लेना, ये याद रख लेना, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। देखो एक चीज बताऊँ आपको, 12th का जो सिलेबस है ना वो उतना नहीं है, ठीक है। मैं तो मानता नहीं कि 12th का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है या बच्चों है। अगर आप शुरू दिन से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 12th का सिलेबस है वो 2.5 से लेकर 3 महीने तक का है, ठीक है। और 2.5 से 3 महीने तक तो देखो आपको इंटेंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको ज़बरदस्त पढ़ना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थकाने वाली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप रोज़ का एक चैप्टर भी लगाओ। तो देखो फिजिक्स के अंदर इतने चैप्टर भी नहीं है, 15 चैप्टर है, 15 है यार, सॉरी, ठीक है। वैसे इनमें चैप्टर को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स है, ठीक है। 2-2 में बांट के भी करवा देते हैं या कुछ ऐसा चलता रहता है। एनीवे, मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि
जो आपका 16वां चैप्टर है, और अगर आप 2-2.5 महीने अगर दिल से मेहनत कर देते हो अच्छे से, बिना अपने मार्क से भटके अगर आप लोग प्रैक्टिस लगा देते हो, अच्छी कर देते हो, तो आप एक दिन में एक चैप्टर निपटा देते हो, ठीक है। और अगर आप एक दिन में एक चैप्टर निपटा देते हो तो 16 दिन में आपका पूरा सिलेबस आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। असल में देखो, आप लोग बच्चे हो, कर नहीं सकते, ठीक है। कहना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है, क्योंकि अलग बात ऐसे है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक तो कई बार होता ये है कि जो मतलब स्टूडेंट है वो अपने एक तो मार्क से भटक जाता है, मतलब उसके माइंड में अजीब सा आने लगता है। यहाँ अगर देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि मान लो कोई चैप्टर चल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, या तो आप बीच में एक दिन एब्सेंट रहेंगे, या आपने एक टॉपिक में कहीं, ज़्यादातर तो यही होता है, ठीक है। 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है, इवन 100% की यही प्रॉब्लम है कि कुछ चैप्टर वगैरह चल रहा होता है, आपके माइंड में उस टाइम कुछ हो रहता है, चाहे फिर वो घर का आए, चाहे फिर वो कुछ इमेजिनरी आए कि मैं ये कर देता, या कुछ भी है, मतलब समझ जाओ आप लोग। और उस टाइम में फिर वो निकल जाता है हाथ से, और उसके बाद में फिर आपकी परेशानियाँ शुरू होती हैं। कॉमन है, ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का, ठीक है। सब में, बड़ों में भी होता है, तुम तो बच्चे हो, तो दिक्कत वहाँ पे आती है, ठीक है। तो वहाँ से फिर होता है क्या है, वो बच्चा धीरे धीरे ये छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, वो ये फिर सोचने लगता है कि काफ़ी हार्ड है, एक दिन में नहीं होगा इससे, ठीक है। एक तो वो दिक्कत आती है। एक ये आती है कि लोग इतने डेडिकेटेड नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता, बीच में कहीं और भी सब्जेक्ट है वैसे अगर देखा जाए तो, और वैसे भी एक सब्जेक्ट के पीछे मतलब मेन दिक्कत यही है कि आप मार्क पे बने नहीं रह सकते, ठीक है। आप पढ़ते नहीं रह सकते। मैं यही बोलूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई मत छोड़ो अपनी, चाहे आप धीमे चले जाओ, थोड़ा सा स्लो कर दो खुद को या फास्ट कर दो, बट एकदम अबेंडन मत करो कोई चीज़ को, है ना। तो दिक्कत वहाँ आती है, ठीक है। सिलेबस उतना नहीं, क्लियर। तो वहाँ हाँ, तो फिर होता क्या है, मैं आपको मेन बात तो ये बता रहा था, बच्चे हैं जो अच्छे मतलब बच्चे होते हैं, जो अपना अच्छे से सिलेबस कर लेते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस लगा लेते हैं, उनका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, पास बुक्स वगैरह रेफर करते हैं, उनके अंदर फिर क्या होता है, उनके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे CGS यूनिट, स्टेट गुलाम, ये गुलाम वो गुलाम, ठीक है। और वो उनको रटना या पढ़ना स्टार्ट भी कर देते हैं, ठीक है। उससे फिर 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि गलत ही है। तो मेरी मानो तो उतना ही पढ़ो जितना बुक में है। अगर आपकी बुक में CGS यूनिट है तो रट लो, अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। कुछ नहीं होगा उससे, ना एग्ज़ाम में कुछ बुक से हटके आता ना आएगा, ठीक। अगर आएगा तो फिर उस पर बोर्ड पे लिख लगती है, और आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोर्ड ने एक भी केस का सामना किया हो 12th के मामले, पेपर के मामले में, ऐसा कुछ ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ऐसे चीज़ें चाहे ना मन भटको, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। ये मुझे करवाना है, कितना करवाना है, क्या करवाना है, आपका काम है पढ़ने का, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसके डायमेंशन बताते हम आपको, है ना। देखते हैं, फोर्स की डायमेंशन तो आप लोग जानते हो क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन आपकी होती है mL(T-2), और कूलम की डायमेंशन क्या होती है, A1T। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है वो कितनी आ गई, mL(T-3) तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन है ये आपको याद है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट फील्ड है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट में बता चुका हूँ, दोबारा देख लेना। डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो कर दोगे ना, इतना कर लेना काफ़ी है, ठीक है। एक बार इतना उतारो, देखते हैं आगे कर पाते हैं क्या, ठीक है। अगले वीडियो में करते हैं इसको, यहीं पे ऑफ करते हैं।